हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम क्या करने जा रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। टेस्ट सीरीज़ के हम पार्ट 1 की बात करें, जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे टेस्ट सीरीज़ पार्ट 1 में, मतलब जो 100 क्वेश्चंस थे, जो आपको पैटर्न पूरे जैसे एग्जाम में आपका पेपर वगैरह सेट होगा उसी तरह का पूरे उसी पैटर्न से हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज़ तैयार की थी, जिसका पार्ट 1 था। वो आज की वीडियो में हम पूरा सॉल्व करवा देंगे। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट था वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा सेशन लास्ट तक देखना, कितने भी डाउट्स होंगे वो सब कुछ कवर हो जाएंगे। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है, सबसे पहली बात तो ये कि आपको अकेला आशीष नहीं पढ़ा रहा, आपको पीछे 2 आशीष और दिख रहे होंगे, तो वो भी आपको साथ में पढ़ा रहे हैं। छोड़ो तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है। वो गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि देखो, आपके लिए ना, जैसे पहले टेस्ट सीरीज़ में मैं चाहता था कि आपके लिए जितना अपने तरीके से अपने वे में मैं जितना अच्छा कर सकता था मैंने करने की कोशिश की है, बट इतना अच्छा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। तो जो सेकंड टेस्ट सीरीज़ आपकी होगी ना, मैं आपको जल्दी डेट बता दूंगा सेकंड टेस्ट आपका कब होगा। तो सेकंड टेस्ट में क्या होगा, आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होगा। मतलब उसमें क्या रहेगा, एक लीडर बोर्ड रहेगा जहां पर आप अपने रैंक चेक कर पाओगे। क्या पूरी यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी में आपकी रैंक क्या है। पेपर सबमिट करने के बाद ना आप अपने रैंक भी देख पाओगे कि हाँ आप किस पोजीशन पर हो। आप अपने लेवल को चेक कर पाओगे, बाकियों से अपने आप को कंपेरिजन कर पाओगे। समझ गए, उस तरह का मैं आपके लिए सोच रहा हूँ और पूरा तैयार भी हो जाएगा। जल्दी आपको डेमो भी एक मिल जाएगा, तो वो सब कुछ आपको बाद में समझा दिया जाएगा। हालांकि अभी हम बात करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ की। आज की मतलब जो पहले टेस्ट सीरीज़ हो चुकी थी ना, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, नहीं है तो क्वेश्चंस 1 बाय 1 आपकी स्क्रीन में आते जाएंगे और हम डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने स्क्रीन में रहेगा। इंग्लिश वाले सेक्शन से हमने स्टार्ट किया था और आपको बताना चाहूँगा अभी टेस्ट सीरीज़ जो आगे आपके आते रहेंगे वो डिपेंड करेगा आपका जो जेके एसएसबी का एग्ज़ाम है वो कब आता है। जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा ना कि हाँ इस डेट से आपका एग्ज़ाम होना ही होना है, टेंटेटिव डेट की बात नहीं कर रहे, जब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे इतने दिनों में, आपका एग्ज़ाम इस डेट को होगा, तब मैं क्या करूँगा, बिल्कुल जो हार्ड लेवल होता है ना, एक्सट्रीम लेवल, उस लेवल तक मैं आपकी टेस्ट सीरीज़ को ले जाऊंगा। अभी आपको दिखा होगा बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, आपके सामने स्क्रीन में इंग्लिश के सेक्शन का था। कहा गया था शी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम है ना, वो टीवी देख रही थी जब उसका हस्बैंड आया था। तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो टीवी देख रही थी। सेंटेंस पढ़ के समझ आ रहा है ना, शी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम, जब उसका हस्बैंड आया था वो टीवी देख रही थी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था शी वॉज वॉचिंग टीवी, वॉज होना चाहिए था ना। तो कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी चीज़ में भी आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बन चुकी हैं हमारे चैनल पर। आप जाओगे प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आपको इंग्लिश की प्लेलिस्ट देखनी है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाओ, रीजनिंग का नहीं समझ आ रहा है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाओ। इतना क्लियर हो गया। और अगर किसी का टेस्ट अच्छा नहीं होता पहले वाला, वो और इंप्रूव करो। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको 3 दिन के बाद दूसरा टेस्ट होगा तो 3 दिन में आप सारा सिलेबस कवर कर लोगे, नहीं हो सकता वो। आप एक काम करो, अगर पहले आपको 7 टॉपिक आते थे ना, 7 टॉपिक अगर आपको पहले आते थे, तो एटलीस्ट ऐसा काम करो कि आने वाले 2-3 दिनों में आप 3 टॉपिक और नए तैयार कर लो, ताकि नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा ना, वहाँ पर अब नए जो 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, 4-5 तरह के क्वेश्चन होंगे, उनको भी अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रोग्रेस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सेकंड की बात करें, ही सॉ मी बाई चांस एंड डैश द कार, उसने मुझे बाई चांस देख लिया और कार को रोक दिया। अब यहाँ पे सी नहीं कहा गया, सॉ कहा गया, मतलब फिर से पास्ट की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही सॉ मी बाई द चांस एंड स्टॉप द कार, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं ये वाला, ये बिल्कुल ईजी चीज़ है ना। नेक्स्ट में कहा गया था शी कट हर फिंगर्स वाइल शी डैश वेजिटेबल्स, उसने अपने फिंगर्स को काट दिया जब वो वेजिटेबल्स काट रही थी, ये कहने की कोशिश हो रही है ना। तो शी कट हर फिंगर्स, उसने अपने फिंगर्स को काट दिया। व्हेन शी डैश वेजिटेबल्स, व्हेन शी वॉज कटिंग आएगा ना, जब वो वेजिटेबल्स काट रही थी तब उसने अपनी फिंगर्स को कट कर दिया, है ना। तो वॉज कटिंग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्का वो लेडी फिंगर बना रही होगी तभी उसने अपनी फिंगर्स को कट किया था ना, शी लड़कियों के लिए यूज होता है ना, और उसे फिंगर काटी तो लेडी फिंगर बना रही होगी पक्का वो। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते। कहा गया है आई गेव डैश 1 रुपी कॉइन टू हिम। अब यहाँ पर क्या आर्टिकल्स आ रहे हैं, यहाँ पे 1 रुपी कॉइन है ना, 1 है तो वर्ब वाली आवाज़ आ रही है ना, वोवल साउंड तो है नहीं, तो वर्ब वाली आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर हम एन तो लगा नहीं सकते, तो हम यहाँ पर ए लगाएंगे। आई गेव अ 1 रुपी कॉइन टू हिम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते, रोहन इज होल्डिंग डैश ऑनरी पोस्ट, रोहन जो है वो एक ऑनरी पोस्ट में है, तो ऑनर है ना, ऑनर, तो ऑनर में आपकी साउंड कौन सी आ रही है, आपको दिख रहा तो आपको एच है, एच आपको दिख रहा है, बट आपको अल्फाबेट की तरफ नहीं जाना, आपको साउंड की तरफ जाना है। साउंड कौन सी है, वोवल वाली साउंड है ना, ऑनर, तो अ वाली आवाज़ आ रही है, इसका मतलब एन आ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
रीजनिंग सॉल्व करवाऊंगा आपको, मैथ सॉल्व करवाऊंगा, यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला कुछ है नहीं, तो मैसेज चलते हैं यहाँ पर। और जो बच्चे बीएसएफ वगैरह की तैयारी करें ना, वो भी सेशन को ध्यान से देखें। ये पूरा पेपर आप एक मॉक टेस्ट की तरह मान के चलो। हालांकि कुछ टॉपिक हैं जो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस वाले हो गए, इस तरह के कुछ टॉपिक यहाँ पर नहीं मिलेंगे, बट इसको भी आप अपने मॉक टेस्ट की तरह मान के चलो। ये भी आपका मॉक टेस्ट ही है, ठीक है। हालांकि आपको मैं करवाऊंगा जल्दी स्टार्ट यहाँ पर, बट इसको भी मॉक टेस्ट की तरह मान के चलना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है यू कैन डू द वर्क इफ यू हैव पेशेंस, इफ़ यू हैव डैश पेशेंस। क्या तुम यू कैन डू द वर्क, तुम ये काम कर सकते हो अगर तुम्हें पेशेंस है। अगर तुम्हें है पेशेंस तुम ये काम कर सकते हो, तो यू कैन डू द वर्क इफ़ यू हैव पेशेंस। अब इसमें किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आई शैल मीट यू डैश 6 o'clock, मैं आपसे 6 बजे मिलना चाहूँगा। तो 6 o'clock है ना, तो मैंने कहा था जब भी पर्टिकुलर प्रिसाइज टाइम आपको दिया होगा वहाँ पर आप एट लगा दोगे। हमने पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, तो यहाँ पर एट आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही कम्स डैश ए कार, वो आता है किससे आता है, कार से आता है। तो किससे आ रहा है, बाय आ कार आ जाएगा। कार से आ रहा है ना, तो बाय आ कार आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई केम टू लिव हियर, अब ईयर आ गया ना, मैंने आपको कहा था कोई भी ईयर होगा उसके साथ आपने इन लगा देना है। 1992 क्या है, ईयर है, हम इन लगा देंगे, तो इन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फाइंड आउट द वर्ड एग्जैक्टली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स, मतलब आपको यहाँ पे सिनोनिम बताना था। कंसील का मतलब क्या होता है, कंसील का मतलब भी होता है ना हाइड करना, छिपाना, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर बताना था, ठीक है, कंसील का हाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। रैप्चर का मतलब क्या होगा, ये रैप्चर लिखा हुआ एक्चुअल में रैप्चर था ये, तो रैप्चर का होता क्या है, रैप्चर का होता है ब्रेक करना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली अपोजिट कहा गया, मतलब यहाँ पे आपको एंटोनियम बताना था। तो अगर हम बात करें ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का एंटोनियम क्या हो जाएगा, देखो ऑथेंटिक होता है ना मतलब जेन्युइन, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है अनरियल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको एंटोनियम बताना था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। न्यूमरस, न्यूमरस को होता है ना मैनी, बहुत सारे, तो यहाँ पे आपको एंटोनियम बताना था ना, न्यूमरस का एंटोनियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेफिशिएंट, मतलब कम, कमी है, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब आगे बात करें, आपको यहाँ पे स्पेलिंग बताना था। गारंटी की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग कौन सा हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है ना, GUARANTEE वाला, वो करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है आपने वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपका टेस्ट अच्छा गया होगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ, देखो अभी ना नेगेटिव मार्किंग वगैरह की तरफ आप ध्यान मत दिया करो, आप क्वेश्चन को फिलहाल अटेम्प्ट करते रहो। जैसी डेट अनाउंस होगी ना, मैं आपको प्रॉपर पैटर्न बताऊंगा किस तरह से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। फिलहाल आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द, फिर से मतलब वही स्पेलिंग आपको मिस्टेक बतानी कोई है यहाँ पर, तो जो करेक्टली स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग ठीक है, यहाँ पे आपको वो बताना था। तो लेजेंडरी की बात करें, यहाँ पे मुझे तो ऑप्शन ए बी दोनों सेम देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ठीक है बिल्कुल। आगे चलते हैं। अगर कभी ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि हाँ ये दोनों ठीक हैं, तो अब मैं कौन सा ठीक करूँगा, कोई भी जो आपको ठीक लगता है ना वो कर दिया करो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर आपको लगता है सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, सभी के सभी ऑप्शन गलत हैं, तब भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया करना, आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर छोड़ के आओगे तो नंबर मिलेगा नहीं, अगर सभी ऑप्शन गलत है ना तो आपको नंबर जरूर मिलेगा, बट वो तभी करना जब कॉन्फिडेंट होंगे। आगे चलते हैं। ये रीअरेंज वाला टॉपिक है, ये आपको मैंने करवाना है, बट ईजी आपको यहाँ से पता लग जाएगा किस तरह का टॉपिक होता है। कहा गया आपको एक सेंटेंस को पूरा मतलब प्रॉपर वगैरह सीक्वेंस में अरेंज करना है। आई सॉ 2 रोड्स, मैंने 2 रोड्स देखी, फिर इसके आगे कैसे सीक्वेंस बनेगी, PQRS वाली बनेगी, कई सारे ऑप्शन आपको सामने स्क्रीन में, तो आपको बताना है। मतलब पहले सेंटेंस P वाला आएगा, फिर Q वाला आएगा, या पहले P आएगा फिर R आएगा, इस तरह से काम करना है। और अगर आपको डिफिकल्टी लगेगी ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, जब आपको डिफिकल्टी लगेगी ना यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, ऑप्शंस की हेल्प से इसको काम करना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादातर ऑप्शंस की हेल्प से ही किया जाता है, पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहा गया आई सॉ 2 रोड्स, मैंने 2 रोड्स देखी। सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करो, उसको थीम पहचानो, वो कहना क्या चाहता है। सबसे पहले तो आई सॉ 2 रोड्स तो आएगा ही आएगा, उसके बाद क्या कहा गया है, कवर्ड विद येलो, येलो से कवर है, डायरेक्शंस फॉरेस्ट में है, फिर 2 डिफरेंट ब्रांचेज हैं, या फिर ऑटम के लीव्स हैं। इसका मतलब कहने की कोशिश करें कि 2 रोड थी, 2 ब्रांचेस थी, मतलब जो सड़कें थी वो पूरी येलो कलर की हो गई थी क्योंकि पत्ते गिर रहे थे वहाँ पे। इस तरह का कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, अब बनाते हैं। आई सॉ 2 रोड्स, मैंने रोड्स देखी थी 2। फिर अब यहाँ पर अगर हम करें स्टार्ट, कवर्ड विद द येलो, आई सॉ 2 रोड्स कवर्ड विद द येलो, फिर आगे कुछ मिल नहीं रहा मुझे, अगर मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा तो कवर्ड विद द येलो डायरेक्शंस, वो हो नहीं सकता। कवर्ड विद द येलो ब्रांचिंग, वो भी नहीं होगा। कवर्ड विद द येलो लीव्स ऑफ ऑटम, चलो ठीक है मैं PS वाली सीक्वेंस लेके चलूं, तो कवर्ड विद द येलो लीव्स ऑफ ऑटम, फिर ब्रांचिंग इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस, कुछ बन नहीं रहा ऐसे सेंटेंस। अगर आप देखोगे ना, मैच करोगे, तो यानी कि P से अगर आप स्टार्ट करोगे ना, तो कोई भी सेंटेंस आपको सही नहीं बनने को मिल रहा है। तो बाकी ऑप्शन की तरफ देखें, एक ऑप्शन हमारे पास है D वाला, जहाँ पे R से स्टार्ट किया हुआ है, हम उसको चेक करते हैं, हम ऑप्शन की हेल्प से ही चेक करते हैं। तो कहा गया आई सॉ 2 रोड्स, ठीक है।
फिर ब्रांचिंग इनटू, मैंने 2 रोड्स देखी जिनकी ब्रांच जो 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही थी। हाँ बिल्कुल सही चीज़ है, 2 रोड्स थी, 2 अलग डायरेक्शन में उसकी ब्रांचेस थी। फिर क्या कहा गया है, ब्रांचिंग इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस इन ए फॉरेस्ट। मुझे यहीं से समझ आ गया कि हाँ ये सेंटेंस है, क्योंकि कहा गया आई सा 2 रोड्स ब्रांचिंग इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस इन ए फॉरेस्ट, फिर कवर्ड विद द येलो लीव्स ऑफ ऑटम। मुझे यहीं से समझ आ गया था। मतलब मेजोरिटी में पता क्या होता है, अगर पहला जो सीक्वेंस होगी ना, जो आपको स्ट्रक्चर गिवन है उसके अगर पहला सेंटेंस अरेंज कर लोगे ना, आपका सेंटेंस पूरा बन जाएगा। तो मैंने ऑप्शंस की हेल्प से देख लिया था, पी वाले तो सभी स्टार्ट हो रहे थे, एक अलग यूनिक था जो आर से स्टार्ट हो रहा था, मैंने आर से स्टार्ट किया, मुझे आंसर मिल गया था। ठीक है, अगर किसी को डिफिकल्टी है तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल 0 लेवल से करवाऊंगा आपको ये भी। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कहा गया है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ए प्रॉपर सीक्वेंस टू सो एज टू फॉर्म। आज आपकी करंट अफेयर्स वाली वीडियो भी आ जाएगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, फिर से वही कहा गया है, आपको करना है रीडिंग बुक्स। अब रीडिंग बुक्स क्या है, अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस को पहचानो। पहले में कहा गया रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट, पी ऑप्शन में, हाँ ये बन सकता है कि रीडिंग बुक्स एक हैबिट है। आगे देखते हैं, रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट, फिर बट ऑल्सो इनलार्जेस द माइंड, पी के साथ क्यों तो जुड़ नहीं सकता, इसका मतलब डी ऑप्शन हो नहीं सकता। मैं क्या करता हूँ, पी के साथ कुछ और जोड़ने की कोशिश करता हूँ। रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीज नॉलेज, अगर मैं पी के साथ आर जोड़ूँ विच मस्ट बी कल्टिवेटेड, नहीं वो भी नहीं बन रहा। तो इसका मतलब मुझे पी के साथ एस भी नहीं जोड़ना है, नहीं मुझे पी के साथ क्यू भी नहीं जोड़ना है, मुझे पी के साथ यहाँ पर आर भी नहीं जोड़ना है। तो मैं क्या करूँ, अब और कुछ देख लेता हूँ, एक बार फिर से कर लेते हैं। रीडिंग बुक्स इज ए हैबिट, हाँ ठीक है, ये वाला ऑप्शन मुझे ठीक देखने को लग रहा है यहाँ पे कि रीडिंग बुक्स पढ़ना एक हैबिट है विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय एवरीबॉडी। पी के बाद अगर हम एस जोड़ें, एस के बाद अगर हम आर जोड़ दें, आर के बाद अगर हम क्यू जोड़ते हैं, एक सीक्वेंस बन रही है यहाँ पर। हालांकि देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझा नहीं सकता डायरेक्टली, ये जब मैं आपको समझाऊंगा ना, एक स्क्रीन सामने रहेगी, स्क्रीन में क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, उसको मैं मार्क कर करके समझाऊंगा ना, तो बेटर वे में आपको समझा पाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कौन सा प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर। रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय एवरीबॉडी, पी और एस वाली सीक्वेंस मुझे बिल्कुल बेटर लग रही है, और ऐसा एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो वो करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, मुझे उम्मीद है आपको समझ यहाँ पर आ रहा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, रीडिंग कंप्रीहेंशन है ना, ये रीडिंग कंप्रीहेंशन भी हमने अभी तक कवर नहीं किया है, तो यहाँ पर पहले पैसेज को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं पैसेज को पढ़ लेता हूँ यहाँ पे, फिर हम सेंटेंस वगैरह बनाएंगे। कहा गया है, देखो एक पैसेज होता है ना, उसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर कहा गया अ वेल ड्रेस्ड यंग मैन एंटर्ड अ बिग टेक्सटाइल शॉप वन इवनिंग, ही वाज एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ सेल्समैन हु थॉट हिम रिच एंड लाइकली टू मेक हैवी परचेज, ही वाज शॉट द। तो जो भी है मैं आपको बता दूं, उसमें क्या कहा गया है, एक अच्छा सा ड्रेस, मतलब लड़का था, यंग लड़का था, वो क्या करता है, अच्छे से ड्रेसअप वगैरह करके वो एक टेक्सटाइल की शॉप में एंटर करता है। तो वो सारे जो भी सेल्समैन है उसकी अटेंशन ड्रॉ करता है। ऑब्वियस सी बात है कि सेल्समैन को लगेगा हाँ कपड़े वगैरह पहन के अच्छे वगैरह, तो क्या पता अच्छी शॉपिंग वगैरह करेगा, तो हमारी कमाई वगैरह हो जाएगी आज। तो वो क्या करता है, वो जो सेल्समैन होता है ना, उसको अच्छे अच्छे सूट वगैरह दिखाता है, मतलब हर तरह के अच्छे से कपड़े दिखाता है। लेकिन वो लड़का जो है ना, जो वहाँ पे एंटर करता है शॉप में, वो हर एक चीज़ को केयरफुली एग्जामिन करता है, फिर वो नेक्स्ट सेक्शन में चल जाता है, फिर चीज़ों को दिखाता है सेल्समैन, फिर वो देख के फिर वो नेक्स्ट सेक्शन में चल जाता है। ऐसा वो करता रहता है। तो फिर लास्ट में मैनेजर उससे पूछता है, ऐसा चलता रहता है ना, तो मैनेजर उससे पूछता है कि तो एग्जैक्टली में चाहता क्या है। तो फिर वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस जो ट्रीटमेंट आप मेरे साथ कर रहे हो ना, मैं यही चाहता था, क्योंकि सुबह भी मैं आपके साथ यहाँ पर सामने आया था, आपकी शॉप में कैजुअल ड्रेस में आया था, बट मुझे इतनी अटेंशन नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अच्छे ड्रेसअप में जाता हूँ वहाँ पे, तो क्या पता मुझे अच्छी टेंशन वगैरह मिल जाएगी, उस पर्पज से यहाँ पर आया था। मैं किसी तरह के कपड़े लेने यहाँ पर आया नहीं था। तो वो बिना परचेज वगैरह के निकल जाता है। जैसा पैसेज में, अब आप पैसेज को अपने समझ लिया, अब क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको बताने। फर्स्ट में कहा गया है द यंग मैन वॉज वेल ड्रेस्ड बिकॉज, जो यंग मैन था उसने अच्छे से ड्रेसअप किया था, क्यों। ए ऑप्शन में कहा गया वो उसकी हैबिट थी, बी में कहा गया उसका शादी वाला दिन था, सी में कहा गया वो शॉप के मैनेजर से मिलना चाहता था, डी में कहा गया वो सेल्समैन को इंप्रेस करना चाहता था। तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो इंप्रेशन बनाना चाहता था अपना, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते फिर से वही पैराग्राफ गिवन है, उसका क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में रहेगा। कहा गया है द सेल्समैन इन द शॉप आर डिस्क्राइब्ड एज पीपल हु पे। हाँ, कहा गया कि इस पैराग्राफ में सेल्समैन को बताया गया ये ऐसे लोग होते हैं। द सेल्समैन इन द शॉप आर डिस्क्राइब्ड एज पीपल हु पे अटेंशन टू, जो किसको अटेंशन देते हैं। ए ऑप्शन में कहा गया सिर्फ यंग मैन या वुमेन को अटेंशन देते हैं, बी में कहा गया प्रिटी वुमेन को, हाँ वो तो होते ही वैसे, सी में कहा गया ओनली रिच कस्टमर्स, डी में कहा गया रेगुलर कस्टमर्स। तो पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है कि सिर्फ वो रिच कस्टमर्स को ही अटेंशन पे करते हैं, तो इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको पैसेज के हिसाब से चलना है, अगर वैसे चलना है तो प्रिटी वुमेन आप यहाँ पे कर सकते हो। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये सेम पैसेज है, एक क्वेश्चन इसका और बना हुआ है। द यंग मैन मूव्ड अवे टू द हॉजरी सेक्शन बिकॉज ही, जो यंग मैन थे ना वो एक नए सेक्शन में चला गया था। वहाँ पे क्यों चला गया था
क्योंकि वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन परचेजिंग एनीथिंग, डिड नॉट लाइक द, हाँ इसमें क्या था, वो हर एक नए सेक्शन में क्यों जा रहा था, क्योंकि वो कुछ परचेज करना ही नहीं चाहता था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो समझिए कंप्रीहेंशन कैसा होता है, हालांकि ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। आगे चलते हैं, कहा गया है रिलेटेड पेयर आपको निकालना है। इंग्लिश वाला सेक्शन हमारा खत्म हो गया, अब हम आ चुके हैं रीजनिंग वाले सेक्शन की तरफ। अभी तक हमें कोई मार्कर पेन वगैरह पेन की यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या है, फूड का रिलेशनशिप स्टोमक से है, तो आपको बताना होगा फ्यूल का रिलेशनशिप किससे है। और आपको बताना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट रहता है पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। आपका पेपर ऑफलाइन होगा, आपको एक शीट दे दी जाएगी, वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, जो आपको ऑप्शन ठीक लगेगा आपको उसको सर्कल करना होगा, डार्क उसको पोर्शन मतलब उसको ना पूरे शेड करना होगा, ये काम आपको करना होगा। और आपको मिल जाएगा रफ काम करने के लिए शीट वगैरह मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। यहाँ पर कहा गया फूड का रिलेशनशिप अगर स्टोमक से है, अगर फूड का रिलेशनशिप स्टोमक से है तो आपको बताना है फ्यूल का रिलेशनशिप किससे होगा। हमें पता है ना फूड सारा स्टोमक में जा रहा है, तो फ्यूल कहाँ जाएगा, फ्यूल इंजन में जाएगा ना लास्ट में जाके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट का रिलेशनशिप वर्ड के साथ है, तो वर्ड का रिलेशनशिप किसके साथ होगा। अब अल्फ़ाबेट्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, तो वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1 का रिलेशनशिप 11 से है, तो 2 का रिलेशनशिप किससे होगा। तो आप देख रहे हो 1 को डबल किया हुआ है, 1 और 1 कर दिया, वैसे 2 का 2 कर दिया जाएगा, 22 बना दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आगे हमारे पास डायरेक्शनल क्वेश्चन, जिसके बारे में हमने सबसे मतलब बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है, आप आराम से कर सकते हो। कहा गया रिचर्ड ड्राइव्स, हम पहले डायरेक्शन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्शन बना देते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउदर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है। क्या वेस्टर्न साइड आपको दिख रही है वहाँ तक, हाँ बिल्कुल दिख रही है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, रिचर्ड ड्राइव्स 8 किलोमीटर टू द साउथ, रिचर्ड जो है वो 8 किलोमीटर साउथ की तरफ जाती है, रिचा 8 किलोमीटर साउथ की तरफ जाती है। फिर कहा गया वो लेफ्ट टर्न लेती है, लेफ्ट टर्न लेने का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, वो ऐसे जाती है मतलब ईस्ट की तरफ जाती है, और कितना जाती है 5 किलोमीटर तक जाती है, हमने ऐसे लिख दिया। फिर कहा गया दोबारा से लेफ्ट टर्न करती है, दोबारा से लेफ्ट टर्न किया यानी कि नॉर्दर्न साइड में आ जाएगी और 8 किलोमीटर ट्रैवल करती है। और कहा गया बताओ वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कहाँ पर है। अब हमें पता है ये अपोजिट ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 ईस्ट हमारे पास आ जाएगा, यानी कि वो हाँ कितने दूर है ना, तो 5 किलोमीटर दूर है, तो 5 किलोमीटर आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। हमने तो डायरेक्शन भी बता दी है, हम तो ज़्यादा इंटेलिजेंट निकले, है ना। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अ मैन ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, एक आदमी जो है वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करता है साउथ की तरफ, मुझे उम्मीद है पैदल नहीं जा रहा होगा। एक आदमी जो है वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करता है साउथ की तरफ, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर कहा गया फ्रॉम देयर, उसके बाद क्या होता है, वो राइट साइड टर्न करता है। यहाँ पर कहने के बाद राइट साइड टर्न करना मतलब क्लॉकवाइज टर्न कर रहा होगा, तो वेस्टर्न साइड में चला जाता है, इसको हम साइड करते हैं। वेस्टर्न साइड में जाता है और कितना ट्रैवल करता है, फिर से 100 किलोमीटर फिर से ट्रैवल करता है। कल था ना वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, तो ये वही वाला था ये आदमी, ठीक है। अ मैन ट्रैवल्स 100 किलोमीटर साउथ की तरफ ट्रैवल करता है, फिर उसके बाद वो राइट साइड टर्न करता है और दोबारा से 100 किलोमीटर जाता है। फिर कहा गया दोबारा से राइट साइड जाता है और 50 किलोमीटर, दोबारा से राइट साइड मतलब यहाँ पर आ जाएगा, 50 किलोमीटर आ गया। अब थोड़ा थक चुका है ना, अब वो 100 की सीक्वेंस छोड़ के 50 में आ गया। विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सी डायरेक्शन में अभी वो, हमें पता है अपोजिट कौन से हैं, ये नॉर्थ और साउथ अपोजिट है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे बट पूरी तरह से कैंसिल तो नहीं होंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 100 में से 50 जाएंगे 50, और डायरेक्शन कौन सी लिखेंगे जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ साउथ है, तो एक हमारे पास 50 साउथ आ गया और हमारे पास 100 वेस्ट आ जाएगा। तो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसी को अगर लग रहा है मैं क्या करवाया जा रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारे ट्रिक्स हम पहले ही समझ चुके हैं, आप जाके वीडियोज़ देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, सीक्वेंस में वीडियोज़ भी वहाँ पर हैं। आगे बात कर लेते, कहा गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। चलिए एक मिसिंग नंबर आपको बताना है, सीक्वेंस क्या है 3, 5, 9, 15, 23। देखो कैसे है, 3 है, फिर 5 है, फिर आपके पास 9 है, फिर 15 है, फिर 23 है, फिर डैश, फिर 45। यहाँ पर आपको बताना है क्या आ जाएगा। और वो भी सी बात है, +2 कर रहे हो, +4 कर रहे हो, +6 कर रहे हो, +8 कर रहे हो, 2, 4, 6, 8, 10 करना पड़ेगा, 33 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। 33 आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं कैसे चल रहा है, 7, 21, 35, 49, 63 ना, इसका मतलब आप देखोगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63। आगे क्या करेंगे, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था इन दोनों को छोड़कर जहाँ पर आपको पेन की जरूरत पड़ी होगी, और इवन आपकी अच्छी प्रैक्टिस है ना, तो इनको भी बिना पेन के आप कर सकते थे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10, 14, 23, 39, 64 ये भी आपको समझ आ जाएगा। देखो 10, 14, फिर आपके पास 23 है, फिर आपके पास 39 है, फिर आपके पास 64 है, फिर आपको यहाँ पे बताना क्या आएगा, फिर 149 है। अब देखो यहाँ पर किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है,
4 का डिफरेंस है ना, यहाँ पे कितना है 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है 25 का डिफरेंस है। क्या आपको देखने को मिल रहा है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, मतलब 36 यहाँ पर आ जाएगा। तो 64 में 36 ऐड करो 100 तो आ जाएगा। तो 100 आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक सीरीज आपको दी गई है और एक टर्म वहाँ पे मिसिंग है, आपको बताना है, सीरीज को कंप्लीट करना है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये वाला। देखो क्या आपके पास बी एम, फिर आपको डब्ल्यू गिवन है, फिर आपको डी गिवन है, एन गिवन है, डब्ल्यू गिवन है, यहाँ पे पहले आपको वाई गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है एफ गिवन है, ओ गिवन है, यू गिवन है, आपको बताना है इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो बी, फिर सी छोड़ दो डी है, फिर ई छोड़ दो एफ है, फिर जी छोड़ दो, फिर एच यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले टर्म हमारे पास एच आएगी, तो लो जी एच तो यहाँ पे हर जगह भरा हुआ है। आगे चलते हैं, एम था, फिर एन था, फिर ओ था, फिर आगे हमारे पास पी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या डाउट रहता है ना आपको, ये एफ ओ यू है यहाँ पे, ठीक है। इसकी नंबरिंग हमने डिस्कस किया हो ना, नंबरिंग कौन सी होती है, वाई 25 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है। 25 से 23 पे गए, 23 से 21 पे गए, तो 21 पे 19 पे गए होंगे, 19 नंबर पे हमारे पास एस आता है। तो एच पी एस आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। अब जब मैं पढ़ा रहा था इसके बारे में, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, कुछ स्टूडेंट्स से वहाँ पे 4 से 5 स्टूडेंट थे जिन्होंने कमेंट किया कि हमें ये ज़रूरत थी क्या है ट्रिक्स याद करने की, यू 21 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, हम वहाँ पे ABC भी तो लिख सकते हैं पूरी की पूरी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप तब तक शीट में कुछ नहीं लिख सकते जब तक आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा, और जैसे टाइम स्टार्ट होता है उसके बाद अपने क्वेश्चन करने स्टार्ट करने, उसके बाद ही शीट पे आप कुछ लिख सकते हो। और पेपर स्टार्ट होने के बाद अगर आप पूरी ABC Z तक लिखना स्टार्ट कर दोगे, उसकी नंबरिंग भी लिखोगे, तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा, जबकि पेपर में एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने कहा था जो चीज़ें हैं ना, इनकी प्लेस वैल्यू ये याद कर लेना, आपको ट्रिक भी बताई थी मैंने। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो क्या है, ये 2-3 तरीकों से कर सकते हो। पहला नंबर आपको दिख रहा है ना, जो मैं नीचे लिखता हूँ, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। पहला नंबर आपके सामने है ए और जेड, फिर आपके सामने सी और एक्स, फिर है ई और डब्ल्यू। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा यहाँ पर आपको बताना है। एक तो यहाँ पर ये बनता है, ये अपोजिट पेयर है, ए का अपोजिट जेड रहता है, सी का अपोजिट एक्स रहता है, ई का अपोजिट वी रहता है। तो ए फिर बी सी फिर डी ई, फिर यहाँ पे जी आ जाएगा, और जी का अपोजिट टी रहता है, तो जी टी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको अपोजिट में कन्फ्यूजन रहता है, ए था, फिर 3rd नंबर वाले लिखा, फिर 5th नंबर वाले लिखा, फिर यहाँ पे 7th नंबर वाले लिखेंगे, 7th नंबर वाले जी आता है। ये हमारे पास Z 26 नंबर पे आता है, X की बात करें 24 नंबर पे आता है, V की बात करें 22 नंबर पे आता है, यहाँ पे 20 वाला आ जाएगा, 20 नंबर पे T आता है। तो G और T करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, BE H है, फिर KNQ है, फिर TWZ है, फिर आपको नेक्स्ट टर्म बतानी थी कि यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी। तो ये भी कर लेते हैं। किस तरह का पैटर्न है यहाँ पर, पहले आपको गिवन है BE H, फिर आपको गिवन है KNQ, फिर आपको गिवन है TWZ, और आपको बताना है नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब यहाँ पर भी सिंपल वे में करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर हम B की बात करें 2nd नंबर पर आता है, K की बात करें तो K हमारे पास 11th नंबर पे आता है, T की बात करें 20 नंबर पे आता है। तो 2 में आपने ऐड क्या किया, 9 ऐड किया, 11 पे आपने क्या किया, ऐड किया 9 ऐड किया, 20 में फिर से 9 ऐड करो, 29 आ जाएगा ना। बट 29 नंबर पे क्या आता है, मुझे पता है 26 नंबर पे Z आता है, तो 27 नंबर पे फिर A आ जाएगा, 28 पे B, 29 पे C आ जाएगा। तो C से स्टार्ट हो रहा है, और C से मुझे यहाँ पे एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है सीक्वेंस में पहला वर्ड मेरे पास C आएगा, तो मुझे वो C ऑप्शन में दिख गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते कहा गया कोडिंग लैंग्वेज है, वहाँ पे टीचर को लिखा गया है, वहाँ पे TEACHER टीचर की बात करें किस तरह से कोडिंग की गई है। ये कोडिंग की गई है VG, फिर की गई है C, फिर की गई है E, फिर J और G और T। आपको क्या बताना है, आपको बताना है चिल्ड्रन की कोडिंग किस तरह से की जाएगी। जो चिल्ड्रन है ना, इसकी कोडिंग किस तरह से की जाएगी ये आपको बताना होगा। अब यहाँ पर देखो कैसे है, ये 20 है, ये 22 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 1 है, ये 3 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, 5 में, 7 में, 18 में, 20 में, मतलब 2-2 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना, 2-2 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। C अगर हम बात 3rd नंबर पे आता है, तो 5th नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। E से तो सारे स्टार्ट हो रहे हैं ना, E से सारे स्टार्ट हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम लास्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट में 2 वर्ड देख लेते हैं। N है ना, N 14th नंबर पे आता है, हमें 2 स्टेप आगे बढ़ना है, 16 नंबर पे जाना है, 16 नंबर पे P आता है। स्टार्टिंग में E होना चाहिए, लास्ट में P होना चाहिए। और आगे चेक कर लेते हैं, E 5th नंबर पे आता है,
दो में ऐड करना पड़ेगा। 7th नंबर पे हमारे पास क्या आता है, 7th नंबर पे जी आता है, स्टार्टिंग में ई और लास्ट में 2 वर्ड जी और पी, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, मशीन की जो कोडिंग है वो की गई है, ऊपर आपको लाइट पड़ रही होगी ना, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, हालांकि लाइट यहाँ पे फोकस कर रही है बट आप उस पर फोकस नहीं करना। कहा गया मशीन की जो कोडिंग है वो की गई है, मशीन की जो कोडिंग है वो कैसे की गई है, मशीन हम लिख देते हैं, इसकी कोडिंग की गई है 19, फिर 7, फिर 9, फिर 14, फिर 15, फिर 20, फिर 11, इस तरह से मशीन की कोडिंग की गई है। तो आपको बताना था जो डेंजर है उसकी कोडिंग कैसे की जाएगी, जो डेंजर है उसकी कोडिंग कैसे की जाएगी आपको बताना है, ठीक है। अब देखो मशीन है ना, मशीन मुझे पता है 13 नंबर पे आता है, 13 की कोडिंग 19 की गई है, ए फर्स्ट नंबर पे आता है, ए की कोडिंग 7 की गई है, मतलब जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट थे उस पर 6 ऐड किया जा रहा है। सी हमारे पास 3rd नंबर पे आता है, इसकी कोडिंग 9 की गई है, जो भी अल्फ़ाबेट थे उस पर 6 ऐड किया जा रहा है। डी हमें पता है 4th नंबर पे आता है, इसमें 6 ऐड कर दो ना, तो 6 ऐड कर दोगे क्या बचेगा, 10 बन जाएगा। और 10th नंबर पे हमारे पास क्या आता है, जी आता है, तो ये जे से स्टार्ट होना चाहिए, सॉरी जे से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, मतलब आपको सिर्फ नंबर ही लिखना है, तो नंबर 10th नंबर आपको लिखना है, तो 10 से तो आपको बस एक ही स्टार्ट हो रहा है ना, सी ऑप्शन, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहा गया है एक यहाँ पे रॉन्ग नंबर है, आपको बताना कौन सा रॉन्ग है, ये तो वैसे ही बच जाएगा ना, 196, 169, 144, 121, आप अगर आप देखोगे पहला जो है 14 का स्क्वायर है, 169 की बात करें 13 का स्क्वायर है, 144 की बात करें 12 का स्क्वायर है, 121 की बात करें 11 का स्क्वायर है। देखो 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, उसके बाद क्या होना चाहिए था, 10 का स्क्वायर ना, तो वहाँ पे 100 होना चाहिए था, 101 यहाँ पर है। इसका मतलब कि जो ए ऑप्शन है वो गलत है, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत है बट आपका सही आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, कहा गया है ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए, अ वुमन सेड, एक वुमन बोलती है, क्या बोलती है, शी इज द, अब शी किसको यूज हो रहा है, जो फोटोग्राफ में है ना वो लड़की हमें पता लग गया, उसकी बात कर रही है, वो वुमन क्या बोल रही है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स फादर, ठीक है। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए, ये वो फोटोग्राफ है उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कोई वुमेन है वो बोलती है, मुझे फोटोग्राफ में पता नहीं है लड़का लड़की है, तो मैं वैसे लड़की, हमने जब समझा था हमने कहा था लड़कियों को सर्कल में रखा करेंगे और लड़कों को हम जहाँ पे क्या किया करेंगे, वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखा करेंगे, स्क्वायर बॉक्स में रखा करेंगे। वुमेन क्या कहती है, शी इज़ द ओनली डॉटर, वो जो है वो अकेली लड़की है, ये जो है ये अकेली लड़की है, इसका मतलब ये भी लड़की है, इसका भी मुझे पता लगा फोटोग्राफ वाली का, ये लड़की है, ठीक है। शी इज़ द ओनली डॉटर, ये अकेली लड़की है, किसकी अकेली लड़की है, माई मदर्स फादर, मेरी माँ के पापा के अकेली लड़की है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगर किसी को कंफ्यूजन रहता है ना, फिर से ध्यान से समझा रहा हूँ। शी इज़ द ओनली डॉटर, ये जो है अकेली लड़की है, बट किसकी लड़की है, ये बोल रही है कि माई मदर्स, मेरी मम्मा के पापा की अकेली लड़की है, ये बोल रही है मेरी मम्मा के पापा की अकेली लड़की है। इसका मतलब ये लड़की यही हुई ना, फिर से रिपीट करूंगा, क्या कहा वो मैंने, ये जो है ये लड़की है, किसकी लड़की है ये, शी इज़ द डॉटर, ये डॉटर है किसकी, माई मतलब वो औरत तो बोल रही थी ना, माई मदर्स फादर ओनली डॉटर, मेरे मम्मी के पापा की अकेली लड़की है, अकेली लड़की तो मतलब यही है ना, तो यही वो उसी के बारे में बात कर रही है, इसका मतलब फोटोग्राफ वाली लड़की यही है। तो कहा गया बताओ, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू पर्सन इन द फोटोग्राफ, ये जो वुमन है ये फोटोग्राफ वाले से कैसे रिलेटेड है, तो वुमेन जो है इसकी बेटी हुई ना, वुमेन जो है इसकी बेटी हुई। क्लियर हो गया। जो ट्री डायग्राम है ना, इसका कंसेप्ट आपको ब्लड रिलेशन के पार्ट 1 में समझाया था, अगर अभी डाउट रह रहा है तो वो भी वीडियो जाके देना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये कौन हुई, ये लड़की हुई, तो जो डॉटर आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन साइड, एक मैन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए एक वुमेन बोलती है हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ओहो क्या हुआ था, एक मैन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए एक मैन को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, एक मैन है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, और वुमेन ने क्या कहा, और वुमेन एक वुमेन है वो कह रही है हिज वाइफ, कि इसकी जो वाइफ है, चलो इसकी हम वाइफ बना देते हैं, इसकी जो वाइफ है वो ये आ गई, हिज वाइफ, इसकी जो वाइफ है वो कौन है, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर, ये किसकी अकेली लड़की है, ऑफ माई फादर, मेरे पापा की ये अकेली लड़की है। फिर सुनना, इसने क्या कहा, जो लड़का है ना इसकी जो वाइफ है वो कौन है, मेरे पापा की अकेली लड़की है, इसके पापा की अकेली लड़की है, मतलब दोनों सेम ही हुए ना। क्या कहा,
इसकी जो वाइफ है वो मेरे पापा की अकेली लड़की है, मेरे पापा की अकेली लड़की है, मतलब वो अपने बारे में ही बात कर रही है, दोनों लड़की सेम ही हुई ना। तो इसका मतलब ये, अगर हम लड़की की बात करें, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, वो जो मैन है वो इस वुमेन से कैसे रिलेटेड है, मैन जो है वो इसका हस्बैंड है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन एक्टर, एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेन डायग्राम बतानी है, हमें पता है एक्टर की बात करें और एक्ट्रेस की बात करें दोनों अलग ही है ना, इन दोनों को सेम नहीं रख सकते, दोनों को अलग रखना पड़ेगा। बट प्रोड्यूसर भी कहा गया ना, तो प्रोड्यूसर एक्टर भी हो सकता है, एक्ट्रेस भी हो सकती है, और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं सॉरी, कहा गया स्क्वायर जो है वो रनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें कुछ नहीं है, हमें लास्ट में कहा गया है विच सेट ऑफ लेटर्स, कौन सा सेट लेटर्स का ऐसा है जो रिप्रेजेंट करता है इंडियंस को, और वो रनर्स भी होना चाहिए। इंडियंस हु आर रनर्स, इंडियंस भी होने चाहिए और रनर्स भी होने चाहिए। हम देखते हैं इंडियंस कहाँ पर हैं, इंडियंस जो हैं वो कहाँ पर है, सर्कल में, सर्कल में जितने भी हैं वो सारे कौन हैं, सर्कल में जितने भी वो इंडियन हैं, यानी कि एच हो गया या सी हो गया या ई हो गया, एच सी ई एफ हो गया, बी हो गया, ये सारे इंडियंस हैं, ये सारे के सारे कौन है, सारे इंडियंस हैं। बट कहा गया इंडियंस तो होने ही चाहिए, बट वो रनर्स भी होने चाहिए। अब रनर कहाँ पर आ रहे हैं, रनर्स जो है वो स्क्वायर में आ रहे हैं, और स्क्वायर में हमारे पास एच है और एफ है आई जी, एच एफ आई जी, यानी कि दोनों में कॉमन क्या चीज़ देखने को मिल रही है, एच और एफ कॉमन देखने को मिल रहा है ना, तो एच और एफ आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि मैं आपको ये लिख के बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी लिख के नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, आपको डायग्राम देखकर समझ आ जाएगा। पहले आप सर्कल में देखो कौन सी चीज़ें आ रही हैं, फिर जो सर्कल में भी आ रही है, स्क्वायर में भी आ रही है, वही तो आपका आंसर होगा, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सॉरी, कौन सी फिगर जो है वो कंप्लीट करेगा पैटर्न को, इस पैटर्न को कौन सी फिगर कंप्लीट करेगी। देखो पैटर्न कैसा बन रहा है, आपको पहले एक ऐसे आप कैसे तो डायगोनल है ना, उसके ऊपर सर्कल था, फिर जैसे डायगोनल है इसके ऊपर इस तरह से सर्कल पड़ा हुआ है, फिर आपने इसको ऐसे कर दिया, फिर आपने उसके बाद क्या कर दिया, इसको और घुमा दिया, डायगोनल नीचे की तरफ आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको और घुमाओगे तो डायगोनल ऐसे आ जाएगा, है ना। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, डायगोनल जो है इस तरह से था ना, सर्कल यहाँ पे था, इसको और घुमाओगे तो ऐसे आ जाएगा, मतलब ये ऐसे घूम जाएगा और डायगोनल नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसा आपको सी ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है ना। इतना तो पता है कि डायगोनल घूम रहा है, पहले इस सर्कल में था, पहले इस वाले स्क्वायर में था, फिर उस वाले में गया, फिर उस वाले में गया, अब इस वाले में आएगा। इतना तो कंफर्म था ना, अगर आप सर्कल ना देखते तो भी आप लाइन की हेल्प से समझा सकते थे कि ये जो डायगोनल होगा अब ऐसा वाला होगा। अब सर्कल की बात थी, सर्कल मूवमेंट कर रहा था, देखो एंड क्लॉकवाइज घूम रहा था, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पर ऐसे से घूम रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते कहा गया है रॉन्ग फिगर आपको बतानी थी, रॉन्ग फिगर कौन सी है। ए ऑप्शन में देखो 4 साइड हैं, 4 डॉट हैं, बी में भी 4 साइड है तो उतने ही डॉट हैं, सी में साइड आपको 4 देखने को मिल रही हैं, डॉट बट 3 ही है, तो सी ऑप्शन आपकी रॉन्ग फिगर हो जाएगी। आगे चलते आगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की तरफ कहा गया आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। किसका एलसीएम कैलकुलेट करना है, ये लाइट वगैरह ठीक है ना सब कुछ, हाँ बिल्कुल ठीक है। आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है 4/45, 6/15, 12/21। तो क्या तरीका है फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का, एलसीएम कहा है ना, ऊपर जो भी नंबर गिवन है उनका एलसीएम कैलकुलेट करना है। 4, 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है, इनका एलसीएम 12 भी होता है, हमें पता है, हमने किया हुआ प्रैक्टिस अच्छे से। और एचसीएफ की बात करेंगे 45, 15, 21, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, चलो हम करके देखते हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं करके देखूंगा मैं भी, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले जाता हूँ पेपर में, जो मुझे चीज़ कंफर्म है वही करूँगा मैं। 45 मैंने लिख दिया, 15 मैंने लिख दिया, 21 मैंने लिख दिया, इनका गैप निकाला 6 आ गया, 6 के टेबल में तो आ ही नहीं रहे, इसको और ब्रेक कर लेता हूँ, 3 और 2 से ब्रेक कर लेता हूँ। 3 के टेबल में ये भी आ रहा है, 3 के टेबल में ये भी आ रहा है, 3 के टेबल में ये भी आ रहा है, 3 मेरे पास एचसीएफ हो जाएगा, काटोगे तो आंसर 4 आ जाएगा। तो 4 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। एचसीएफ एलसीएम की पहली वाली वीडियो है, मैं सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम में स्टार्ट करवाया था, उसके बाद बाकी चीज़ स्टार्ट करवाई थी। आपको बताना है 36, 40 और 48 का स्क्वायर क्या होगा, इनके एचसीएफ का स्क्वायर क्या होगा। 36, 40 और 48 इनका जो एचसीएफ है, पहले एचसीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस कितना है 8 का। 8 के टेबल में सभी आ रहे हैं, नहीं आ रहे। 4 के टेबल में सभी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो 4 हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते कहा गया अ कार कैन डू अ, वाह क्या बात है। अब मैन कैन करना था तो कैन का जगह कार कर दिया और मैन को मैंने यहाँ से गायब कर दिया, छुट्टी लेके होगा ना बेचारा, इतना काम किया था उसने। कहा गया अ मैन कैन डू अ वर्क इन 6 days, एक आदमी जो है वो किसी काम को करने में
ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, कार की जगह के लिखना था, ठीक है, सॉरी आर की जगह एन लिखना था। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ए किसी काम को करने में 6 दिन का टाइम लगाता है। बी जो है उसी काम को करने में 9 दिनों का टाइम लगाता है। फिर कहा गया दोनों अगर काम करना स्टार्ट कर देंगे तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। मुझे पता है टोटल वर्क मुझे निकालना होगा, और टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ता है। इनका एलसीएम कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 36 एलसीएम हमारे पास आएगा। 36 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 36 का 18 भी हमारे पास आ जाएगा। 18 हमारे पास एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा। तो मुझे पता है ए का 1 यूनिट का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में वो 3 यूनिट करेगा। बी हमारे पास डिवाइड करे ना, 18 से 6 को डिवाइड किया। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 18 में से 9 को डिवाइड कर लो, 2 यूनिट का काम करेगा। दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट का काम करेंगे। तो कहा गया था कितने दिनों में काम खत्म होगा, तो दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट का काम करते हैं, तो 18 यूनिट का काम डिवाइड बाई 3 यूनिट कर लो, तो आपके पास 6 days में काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 तो हमने कोई गड़बड़ी यहाँ पे कर दी है, देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ी की है। दोनों मिलके, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ी की हमने, दोनों मिलके जो है कितना काम करते हैं, 3 + 2 तो 5 हो जाएगा ना हमारे पास, 5 यूनिट का यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे भी डिवाइड में 5 करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे, अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 आ जाएगा, तो 30 बन जाएगा। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.6 डेज में काम खत्म करेंगे। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, फिर कहा गया है, मैं थोड़ा तेज़ी से इसलिए बढ़ रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि ये सभी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से हमने सब कुछ पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो अभी मैं दोबारा से आपको कंसेप्ट स्टार्ट करवाना कर दूंगा ना, तो फिर मेरे वो वीडियोस बनाने का बेनिफिट ही क्या है। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट रहता है ना, तो वीडियो जाके जरूर देखो, वहाँ से सारे डाउट आपको क्लियर होंगे। कहा गया है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए और बी की बात करें, वो किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। अगर हम बात करें ए की, ए अकेला उस काम को करने में 30 दिन लगा रहा है। ऑब्वियसली बात है, अकेले काम करेगा तो ज़्यादा टाइम लगाएगा ना। सॉरी, कहा गया टाइम इन विच बी अलोन, टाइम बी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा वो हमें बताना है। पहले हम काम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम हमारे पास 30 आ जाएगा। तो ए प्लस बी एक दिन में कितने यूनिट का काम करते होंगे, 30 को 10 से डिवाइड कर लो, 3 यूनिट करते होंगे एक दिन में। ये कितना करता होगा, 30 को 30 से डिवाइड कर लो, 1 यूनिट करता होगा। अब मुझे बी का पता करना है, तो मुझे पता है बी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ए प्लस बी में से मुझे ए माइनस करना होगा, इसमें से ये माइनस करना होगा। तो 3 यूनिट में से 1 यूनिट माइनस करना होगा, तो 2 यूनिट बी करता होगा एक दिन में। बट कितने दिन लगाएगा, तो दिन निकालने का तरीका क्या है, टोटल डिवाइड बाई ये, तो 15 days का वो टाइम लगाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे चल जाते, 2 ट्रेनें जिनकी लेंथ इतनी सी लेंथ है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो टाइम बताना है आपको। हमें पता है स्पीड किसके बराबर होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। जैसे अगर हम टाइम कैलकुलेट करना चाहेंगे वो डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड के बराबर हो जाएगा। कहा था ना जब 2 ट्रेन होती हैं तो लेंथ को ऐड कर लेते हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों की ट्रेन की लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। 90 + 70 हमारे पास 160 आ जाएगा। तो मीटर में हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पीड की बात करें, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है, जब सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाती है। यहाँ पर कहा गया ना अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो स्पीड को ऐड कर देंगे, 10 + 6 हमारे पास 16 हो जाएगा। ये कटेगा 10, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड आपके पास यहाँ पर 10 सेकंड्स यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम आपको ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट मिलेगा। आगे चलते, कहा गया है 20% ऑफ 25% ऑफ 300 आपको कैलकुलेट करना है। 20% मतलब 20/100 इंटू 25% मतलब 25/100 किसका, 20% ऑफ 25% ऑफ किसका, 30 का 300 का कैलकुलेट करना, ये आपको कैलकुलेट करना था। 20% मतलब 100, 25% मतलब 100 किसका, 300 का कैलकुलेट करना था। ये 2 0 हम गायब कर लेते हैं। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 1 से, 4 को 5 से, 15 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहा गया इफ x% ऑफ 25/2 इज 150। अगर x%, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, कहा गया इफ x%, अगर x% किसका, 25/2 का वो किसके बराबर है, 150 के बराबर है। तो बताओ x क्या हो जाएगा, तो हम बता देते हैं, हमें क्या टेंशन है। 25 को 1 से क्या, 25 को 4 से मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा, 150, ये 8 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं ना, x किसके बराबर हो जाएगा, 0, 40, तो 8 1 8 और 1 2 0 0 आपके पास ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों हुई, आपको डाउट क्लियर करने के लिए, किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई थी। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से करवाऊंगा, क्योंकि वो पहले ही करवा चुका हूँ। सिर्फ आपका टेस्ट लिया था, वो टेस्ट सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। आगे कहा गया प्राइस जो किसी आर्टिकल का पहले 20% बढ़ जाता है, इंक्रीज यहाँ पर आया था। ठीक है, पहले 20% बढ़ जाता है और बाद में वो 25% डिक्रीज हो जाता है।
तो नेट चेंज कितना वो आपको बताना था। आपको एक फॉर्मूला बताया होगा एक्स की टर्म या ए की टर्म में बताया होगा a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये आपको बताया था। जब भी इंक्रीज डिक्रीज होता है परसेंटेज में, अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है प्लस कर दो, डिक्रीज हो रही है तो माइनस कर दो। यहाँ पर क्या प्राइस पहले इंक्रीज हो 20% से, तो मैं ए को मैं 20% लिख देता हूँ, 20 कर लेता हूँ, ठीक है, परसेंट को यहाँ पर डायरेक्ट लिखना होता है। आगे क्या हुआ, प्राइस से 25% कम हो गया था ना, तो बी को मैं माइनस लूंगा, 25 को मैं माइनस लूंगा, ठीक है। जो चीज़ बढ़ रही है प्लस में, जो चीज़ कम हो रही है माइनस में। अब मैं प्लस कर देता हूँ, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ए मेरे पास 20 है, बी मेरे पास -25 है, डिवाइड बाय 100 करना है। इसे सॉल्व करना है, 20 माइनस 25 क्या हो जाएगा, मेरे पास -5 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा ना, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 500 बन जाएगा, डिवाइड बाय 100 बन जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, -5 और -5 मेरे पास -10 आ जाएगा। -10 का मतलब क्या हुआ, 10% डिक्रीज हुआ है। अगर +10 होता है तो 10% इंक्रीज हुआ है, तो 10% डिक्रीज, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, थोड़ा आप मैनेज करोगे, मुझे पता है। आगे कहा गया है सॉरी, अ पर्सन इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन। एक पर्सन की बात करें, वो अपने बेटे से 3 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर कहा गया 6 ईयर हैंस, चलो हम क्या मान के चल लेते हैं, हम मान के चलते जो लड़का था ना उसकी प्रेजेंट एज अभी x ईयर्स है, तो उसकी जो पर्सन है, मतलब उसके पापा के अगर हम बात करें पर्सन की बात कर लें, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, वो 3x हो जाएगी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर कहा गया 6 ईयर हैंस, 6 सालों के बाद, 6 सालों के बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, x + 6, इसकी क्या हो जाएगी 3x + 6। 6 सालों के बाद क्या होता है, जो रेशो होगी उनकी एजेस की, वो 5:2 हो जाएगी। जिसमें वो कई सारे क्वेश्चंस करवाए थे, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया था, और ये क्वेश्चन मैंने खुद ऐड किया ताकि क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे वो चीज़ चेक करने के लिए ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे स्पेशली ऐड किया था। कहा गया पर्सन जो है वो 3 टाइम ओल्डर है अपने सन से, 6 सालों के बाद उनकी एज की रेशो जो ये बन जाती है। प्रेजेंट एज आपको बतानी है पर्सन की, उस पर्सन की प्रेजेंट एज आपको बतानी कितनी हो जाएगी। देखो अगर 6 सालों के बाद रेशो में गिवन है, तो 6 सालों के बाद इनकी एज भी तो मैंने लिख दिया ना, प्रेजेंट एज अगर इसकी ये है तो इसकी 3x हो जाएगी, तो 6 सालों के बाद ये x + 6 हो जाएगी, 3x + 6 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं कहा गया है सॉरी, आपको बताना है कि 6 सालों के बाद हुई एज की रेशो 5:2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रेशो ही तो निकालनी है, तो रेशो में यहाँ पे निकाल देते हैं, प्रेजेंट एज निकाल देते हैं। हम क्या करेंगे, x/3x ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। वो रेशो किसके बराबर है, 5:2 के बराबर है ना, तो 5:2 के बराबर है, यानी कि 5 तो बड़े वाले की एज होगी ना, तो ऊपर की तरफ हमें 3x + 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5 रेशो जो होगी वो बड़े वाले की होगी, तो बड़ा तो यही हुआ ना, ऊपर की जगह हम 3x + 6 लिखेंगे, नीचे की तरफ हम x + 6 लिखेंगे। एजेस की रेशो निकाल दी, उसको जो रेशो गिवन थी उसे इक्वेट कर दिया, बस आपको x की वैल्यू निकालनी है और बाद हम देखते हैं क्या करना है। 3 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 6x आपके पास आ जाएगा, +12 आ जाएगा, 5x + 30 आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, ये x यहाँ पर आएगा तो आपके पास 6x - 5x आपके पास x के बराबर हो जाएगा, ये 12 वहाँ पर चला जाएगा तो 18 बन जाएगा। x आपके पास कितना आ गया, x आपके पास यहाँ पर 18 आ गया है, बट आपको ये निकालना था ना, ये चीज़ निकालनी थी, 3x की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि प्रेजेंटेज तो यही है। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 54 आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। 1 सेकंड रुकना, इसको क्या हो गया, 1 सेकंड बस, ये काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको, ठीक है ठीक है। यहाँ पर कहा गया कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, एक सेकंड रुकना यार, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लूँ। ठीक है, पर्सन वाला हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे बात करते हैं रेशो वाला क्वेश्चन है, रेशो ऑफ अ गर्ल एंड अ यंगर ब्रदर इज। ये क्वेश्चन सेम टू सेम जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, वो ये दिया था। रेशो दी गई है, गर्ल की एक लड़की है और उसका भाई है, उसकी एज की रेशो कितनी दी गई है, 10:9 की रेशो दी गई है। फिर कहा गया 10 साल पहले, अगर हम 10 साल पहले की बात करें, जो उनकी एजेस थी वो रेशो क्या थी, वो रेशो 5:4 के बराबर थी। हमको प्रेजेंट एज बतानी, लड़की की प्रेजेंट एज कितनी है, ठीक है, इतना हमें कन्फर्म हो गया। ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का, ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का। ये जो 5 रेशो का डिफरेंस आ रहा है, ये 5 रेशो का डिफरेंस इस 10 साल के कारण आ रहा है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 5 रेशो है वो 10 साल के बराबर है, तो एक रेशो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। जब एक रेशो 2 साल के बराबर है तो 10 रेशो 20 साल के बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब लड़की की प्रेजेंटेज 20 ईयर्स हो जाएगी। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर, यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर गायब भी होगा मेरे सामने स्क्रीन में, आपको जो भी होगा ना 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है
एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ इज़ 15 ईयर्स, 3 लड़के हैं उनकी जो एवरेज एज है वो 15 ईयर्स है। फिर कहा गया इफ़ देयर एजेस आर इन द रेशियो ऑफ, उनकी एजेस की रेशियो भी गिवन है, तो आपको बताना है यंगेस्ट बॉय की एज कितनी है, जो सबसे यंगेस्ट लड़का है ना उसकी एज कितनी है, आपको ये बताना है। चलिए एवरेज एज 3 लड़के हैं उनकी एवरेज एज 15 ईयर्स है, 3 लड़के हैं उनकी एवरेज एज 15 ईयर्स है, उनकी जो एज की रेशियो 3:5:7 है, हम मान के चलते हैं उनकी एज 3x है, एक की 5x है, एक की 7x है, ठीक है। उनकी जो एज है ना, उनकी जो एवरेज है, एवरेज वो कितनी है, एवरेज उनकी 15 साल है, एवरेज उनकी कितनी है, उनकी एवरेज जो है वो 15 ईयर्स है। हमें इसका भी अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। तो कर लेते हैं 5 7 5 12 3 15, 15x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो ये 5x जो है वो 15 के बराबर आ जाएगा, तो x हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगा। x हमारे पास 3 के बराबर आ गया तो यंगेस्ट बॉय हमारे पास यही है, इसकी एज कितनी हो जाएगी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 ईयर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एवरेज ऑफ 6 नंबर्स हैं उनकी एवरेज 66 है, 6 कोई नंबर है आपके पास उसकी एवरेज 66 है, और वो जो 6 नंबर्स हैं ना उसमें से 5 नंबर आपको दिए हुए हैं, उसमें से 5 नंबर आपको दिए हैं, एक है 54, दूसरा है 64, फिर है 75, फिर है 67, फिर है 45, और एक हम x सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी एवरेज निकाल देते हैं। क्योंकि 6 नंबर की एवरेज है ना, तो हमें 5 नंबर दिए थे, हमने एक x मान के चल दिया, इनकी एवरेज निकालने के लिए 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और एक इसके बराबर गिवन था 66 के बराबर गिवन था, हमें बताना 6 नंबर क्या, हमें ये कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, तो कर तो सकते हैं आराम से। हम कैसे करेंगे, पहले इन सभी को ऐड कर लेते हैं, 60 110 180 240 290 294 298 200 303 310 315 315 प्लस x इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, 39 396 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे तो कोई मिस्टेक वगैरह होगी होगी शायद, देख लेते हैं यहाँ पे 396 माइनस 315 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैसे तो जो भी है ऑप्शन आपको यहाँ पर एक बार मैं इसको फिर से ऐड कर देता हूँ एक बार, ठीक है, 60 प्लस 180 240 280 285 290, ठीक है, यहाँ पे 305 आना था, ठीक है, ये 305 आना था, तो 396 x कितना आना था 396 माइनस 305, तो ये आपको कितना जाता 91 आ जाता, और 91 आपको ऑप्शन नंबर किसी में भी देखने को नहीं मिल रहा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते कहा गया मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना 28 और 7 का, तो क्या पता था मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। मीन प्रोपोर्शन निकालने का सिंपल तरीका है, अंडर रूट में डालो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो कर लो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 2 कैरी चल जाएगा, तो 196 आ जाएगा। ये किसका होता है 14 का आंसर होता है आपके पास, तो 14 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालें 1:8 की, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में इनका क्यूब करना होता है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 8 का क्यूब 5 1 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहा गया 3 नंबर जो है वो इस रेशियो में है, इफ 3 numbers are in the ratio 2:3:5 and twice their sum is 100, ठीक है, 3 नंबर हैं वो किस रेशियो में, वो नंबर जो है वो 2x में मान लेता हूँ, एक नंबर 3x मान लेता हूँ, एक नंबर में 5x मान लेता हूँ, ठीक है, 3 नंबर जो है वो इस रेशियो में, और अगर मैं ट्वाइस कर दूँ, मतलब इनके सम का मैं ट्वाइस कर दूँ, इन सभी को ऐड करके मैं डबल कर दूँ, तो मेरे पास वो सम होगा वो किसके बराबर होगा, वो 100 के बराबर होगा। 3 नंबर इस रेशियो में थे, उनका सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर 100 आ जाएगा। तो कहा गया क्या, आगे आपको पूछा क्या गया है, कहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, जो इनमें से सबसे बड़ा नंबर होगा ना उसका स्क्वायर बताना है। पहले हम देख तो लेते हैं बड़ा नंबर कौन सा है, 5 3 8 और 10 10x को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 20x, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 20x लिख सकता हूँ, 20x 100 के बराबर हो गया, तो यहाँ से x मेरे पास 5 के बराबर हो जाएगा। x मुझे जब पता लगा x मेरे पास 5 है, तो पहली वाली मेरे पास 2x थी, दूसरी 3x थी, तो 5x थी, सबसे बड़ा नंबर यही होगा ना, तो x की जगह मैं 5 लिखूंगा, तो सबसे बड़ा नंबर मेरे पास 25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना था तो 625 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया था, तो प्रोबेबिलिटी बताने के सभी हेड होंगे। अब एक तरीका तो ये है कि आप हेड लिखना स्टार्ट कर दो, जो मैंने बताया था, और एक ट्रिक भी आपको शॉर्टकट बताई थी कि कॉइन्स के केस में क्या होता है, जो टोटल केसेस होते हैं ना वो निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर 1 करोगे, एक अगर कॉइन को टॉस किया 2 की पावर 1 पॉसिबल आउटकम होंगे, 2 कॉइन टॉस के 2 की पावर 2 हो जाएगा। वैसे डाइस की बात की थी वो 6 की पावर में चल रहे थे, ठीक है, यहाँ पे 3 कॉइन टॉस किए गए ना, तो नीचे की तरफ 2 की पावर 3 आ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ 8 आ जाएगा, टोटल रिजल्ट मेरे पास 8 आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल दी हेड्स, क्या प्रोबेबिलिटी के सभी मुझे हेड मिलेंगे, तो यहाँ पे मुझे सैम्पल सीरीज बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था 11 का पावर करते जाना।
पहले अगर एक ही बार टॉस करोगे ना तो 11 की पावर 1 हो जाएगा, 2 बार टॉस करोगे 11 की पावर 2 121 हो जाएगा, 3 बार टॉस करोगे 11 की पावर 3 1331 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या था, आपको कहा था 3 कॉइन्स को टॉस किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, इसका मतलब क्या था सभी के सभी हेड हैं, इसका मतलब क्या था सभी के सभी टेल हैं, इसमें कम्बिनेशन था, हेड टेल का कम्बिनेशन था, तो सभी के सभी हेड आपको एक ही बार देखने को मिलते हैं, तो 1/8 आ जाएगा। ये मैंने ट्रिक से करवाया है जो कि आपको प्रोबेबिलिटी की वीडियो में बताया था। बाकी अगर मैं वो लिखने स्टार्ट कर दूँ ना, हेड टेल करना स्टार्ट कर दूंगा तो आराम से 1.5 से 2 मिनट का टाइम मेरा वेस्ट होगा, और मुझे अगर ये चीज़ें पता होंगी तो 20 से 25 सेकंड में मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। और आपको अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह भी करवाई इस चीज़ की, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा और आपने ये क्वेश्चन जल्दी किया होगा। आगे चले थे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कहा गया है, ये हो गया ना हमारे पास, ठीक है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, एक बैग है उसमें 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, टोटल कितनी बॉल हैं, टोटल 8 बॉल हैं। आपको क्या निकालना है, रेड बॉल निकालना ना, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम तो 3 ही रेड बॉल है ना, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते कहा गया सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है, एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस जो है वो 352 मीटर है, एक सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस 352 मीटर है, उसका एरिया आपको बताना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का 2πr, ये 352 के बराबर है, यहाँ से आप r निकाल सकते हो ना, r कैसे निकालोगे, 2 × 22/7 × r कर लो, ये 352 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आपको 56 आ जाएगा, 8 7 से 56 आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपने भी फास्ट की होगी। यहाँ से सिंपली मैंने क्या किया, 2πr को 352 का इक्वेट किया, r की वैल्यू मेरे पास 56 आ गई है, r की वैल्यू मेरे पास 56 आ गया है, बट मुझे एरिया निकालना है ना, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, πr², तो 22/7 × r मेरे पास कितना है 56 × 56 मुझे कैलकुलेट करना है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो 56 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, 56 को अगर मैं, हाँ एक काम करूँ, मैं 22 को अगर 56 से मल्टीप्लाई करूँ, या जो मर्जी करूँ, अगर मैं चलो 56 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 48, तो 4 करिए आ जाएगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 में 4 ऐड किया 448 आ जाएगा। इसको अपने मल्टीप्लाई करें 22 से कर लेते हैं, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 और 1 9, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, तो 6 9 8 यहाँ पे ऐसे लिख दो, 6 5, तो हमारे पास कितना जगह 9 1 10 18, 9 8 5 6, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते कहा गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका को पेरीमीटर निकालना है, एरिया आपको दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये होता है, और आपको एरिया पहले से दिया हुआ कितना एरिया है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया है। आपको पेरीमीटर तो निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, √3 और √3 तो कट जाएगा, साइड का स्क्वायर ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइड का स्क्वायर 16 हो जाएगा, साइड हमारे पास 4 आ जाएगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तीनों साइड बराबर होंगे, तो पेरीमीटर निकालना है, 1 4 ये भी 4 ये भी 4, तीनों को ऐड कर दो, पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते कहा गया लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हैं, जो लेंथ है आपके पास, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, ठीक है, किस रेशियो में साइड जो ट्राइंगल की 3:4:5, मतलब मैं मान के चलता हूँ एक साइड 3x है, एक 4x है, एक 5x है, और कहा गया पेरीमीटर 144 है। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, तीनों को सम कर दो, साइड का सम कर दो, ये 144 के बराबर हो जाएगा। आपको एरिया निकालना ट्राइंगल का, पहले हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे, 5 9 3 12, 12x मेरे पास 144 के बराबर हो जाएगा। जैसे x निकालना चाहूँगा तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ 12 24, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 24, x मेरे पास 12 आ गया ना, अब सारी वैल्यूज में निकाल सकता हूँ। x मेरे पास 12 आ गया, तो ये साइड मेरे पास कितनी हो जाएगी, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 1 से 36 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। दूसरी साइड की बात करें, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 48 आ गई, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 60 आ गया। तीनों साइड तो मेरे पास आ गई है ना, साइड तो निकालने क्या फॉर्मूला है, s, फॉर्मूले का साइड निकाल, ट्राइंगल की साइड निकालने का s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये हमारे पास फॉर्मूला निकालने का ना। अब हम यहाँ पर बात करें, s क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है इस तरह से, ठीक है। तो पेरीमीटर का हाफ तो आपको पहले ही 144 दिया हुआ है, उसको हाफ करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट वगैरह करते जाओ। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर पता है क्या, एक सेकंड रुक जाओ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहा गया है राज तरंगिणी की बात करें से रिवर ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। कला ने जो लिखी थी वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, जो संस्कृत में लिखी गई है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फेमस किंग जिन्होंने ओल्ड सिटी पांडथन वाली बनाई थी वो, या फिर मॉडर्न श्रीनगर की बात करें वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो अशोका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन से जो रूलर्स थे जिन्होंने मुस्लिम रूल पहली बार कश्मीर में लाए थे, तो शाह में डेंसिटी के बारे में पढ़ा था ना, तो शमसुद्दीन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
ललित आदित्य किसे कहा जाता है मिडिवल कश्मीर का, तो शाहुद्दीन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राज तरंगिणी को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, ए स्टेन ने ट्रांसलेट किया था। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कौन से पोइट को फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स कहा जाता है, तो रसूल मीर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभी आने वाले टाइम पे ना आपके लिए मैंने वो वीडियो भी तैयार करनी है जहाँ पे कम से कम 1000 क्वेश्चन आपके लिए होंगे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, सिर्फ 1000 क्वेश्चन होंगे। पेपर से पहले आपको उस वीडियो आएगी, वो वीडियो देख लेना एक बार। कौन सी टूरिस्ट प्लेस को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, भद्रवाह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वास्को ड गामा इंडिया में कब आया था, 1498 में आया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब पास किया था, 1919 में पास किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की किसने फाउंड किया था, ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं, स्फाइगोमैनोमीटर से मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होती है, सरफेस टेंशन के कारण होती है। नॉइस को किससे मेजर करते हैं, डेसिबल से मेजर करते हैं, यूनिट डेसिबल है ना। एल्यूमिनियम की ओर को क्या कहा जाता है, बॉक्साइट ओर है। कर्ड किसके कारण खट्टा होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश युग्म की जो गैलेक्सी है उसके पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा है। आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग पास, ठीक है सॉरी, यहाँ पर कहा गया कौन सा पास ऐसा है जो पुंछ और उड़ी सेक्टर को ज्वाइन करता है, हाजी पीर पास है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोवर कप किससे रिलेटेड है, रोवर कप फुटबॉल से रिलेटेड है। ये भी आपको करवा चुका हूँ ट्रिक्स के साथ। कहा था ना फुटबॉल तो काफ़ी एरिया कवर करना होगा, तो कवर का मतलब रोवर हो गया। आगे चलते रग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 15 प्लेयर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते कथकली किसकी डांस फॉर्म है, केरला की है। तारापुर कहाँ पे स्टेशन है, मुंबई में है। मानसर लेक को मानसरोवर भी कहा जाता है। डर्ट और सैंड को अगर निकालना हो तो वेस्ट वाटर से क्या कहा जाता है, सेडिमेंटेशन कहा जाता है। हेल्थ हाइजीन में हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। कंटेमिनेशन वाटर से कौन सी डिजीज हो सकती है, कॉलरा हो सकता है। कौन सी कंट्री ने G20 की फॉरेन मीटिंग वहाँ पे चेयर की थी, यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने की थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किसने टॉप किया है, तो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था। कौन सी कंट्री ने कहा है कि हम किसी भी तरह की आर्म सप्लाई नहीं करेंगे पाकिस्तान को, तो वो रशिया ने कहा था। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब होता है, तो वो होता है हमारे पास 8 सितंबर को। आहत वकार जो अगर हम बात करें वो किसने इसको इनॉग्रेशन किया था, तो गीता मित्तल जी ने किया था। ब्रांड नेम क्या बन गया, वोडाफोन आइडिया का VI बन गया है। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या, कवरती कैपिटल है। मेघालय जो है फ्रॉम वेयर वॉज, मंगलयान जो कहाँ से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। सरफेस टू एयर मिसाइल में से कौन सी है, वो त्रिशूल है। ऋग्वेद में कितने हाइम्स होते हैं, 1028 हाइम्स होते हैं। लोथल कहाँ पे, गुजरात में, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प भी आए थे ना उस टाइम। GTO किसने बिल्ड की थी, शेरशाह सूरी ने की थी, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा था हमने। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है इंडिया में, अगर हम बात करें वुलर लेक है। और कश्मीर की डीपेस्ट लेक कौन सी है, मानसबल लेक है। क्लियर हो गया, तो 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको टाइम दिखेगा, देखो यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन में देखूँ ना तो 55 मिनट्स का यहाँ पे टाइम लगा है। अगर मैं स्क्रीन में देखूँ 55 मिनट्स का टाइम लगा है, जिसमें स्टार्टिंग के 1 मिनट तक तो मैं खाली अपना देखता रहता हूँ कि सब कुछ ठीक वगैरह है या नहीं है, और उसके बाद मैं डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूँ। फिर मतलब मान के चलो 3 से 4 मिनट के बाद, मान के चलो 50 मिनट में वीडियो कवर हुई है। उस 50 मिनट में मैंने आपको समझाया भी है, क्वेश्चन भी पढ़े, मतलब खुद भी पढ़े, आपको भी समझाया और लिख के भी आपको सारा कुछ बताया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो 50 मिनट में मैंने सारा कवर कर लिया है। 2 घंटे का आपके पास यहाँ पे टाइम था, तो 120 मिनट का आपके पास टाइम था, हमने आधे टाइम से भी जल्दी कवर कर लिया। आपको भी इस स्पीड को मेंटेन करना है, वो सब कुछ प्रैक्टिस से होगा। और अभी ये लेवल भी बड़ा इजी था, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।